हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम टैलेंटिस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो और एग्ज़ाम्स करीब आ चुके हैं। इन एडवांस आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को MCQs, प्रीवियस ईयर रिपीटेड MCQs मैं आज वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। जो MCQs बार बार पूछा गया है वही मैं आज इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। और ये वीडियो जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, पर्पज़ यही है कि आप लोग को इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ आंसर्स मिले, क्योंकि MCQs सॉल्व करते समय हम लोग को कंसेप्चुअल क्लियर होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे सोर्सेस है जहाँ पर आपको सिर्फ MCQs पॉइंट वाइज बता दिया जाएगा, उनके आंसर्स पॉइंट वाइज बता दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आता तो सभी को सभी है, सिलेबस से अवेयरनेस हो जाता है, सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, रिविजन्स हो चुका होता है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज। क्योंकि जब तक डिटेल स्टडी कंसेप्ट की हो नहीं जाती तब तक एग्ज़ाम प्रॉपरली एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं धीरे धीरे से वीडियोस बनाऊंगी, बट आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाऊंगी तब जबकि अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, कोई क्वेश्चन सर्च कर रहे हो, किसी के बारे में आपको पढ़ना है, सपोज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ही आपको पढ़ना है, तो वो पूरा सारा डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं बताऊंगी ताकि उस टाइप में किसी भी तरीके का क्वेश्चन वो पूछे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द डिटर्मिनेंट्स हैविंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर उन्होंने डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। उन्होंने ऑप्शंस दिया है, रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ द बायर स्पेंट ऑन कमोडिटी। तो हमारा सोल्यूशन है A, B एंड C। यहाँ पर देखिए उन्होंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दिया है क्वेश्चन में। अभी देखिए जनरली जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग एग्ज़ाम में, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर जिन्होंने भी कर लिया है, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक सारे कंप्लीट कर चुके हैं, समझो कि उनका 99% प्रिपरेशन हो चुका है NTA UGC नेट मैनेजमेंट का। अभी देखिए जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें आपको डिमांड पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई में कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है, उसी पे आता है क्वेश्चन, उसके बाहर का आपको कुछ नहीं आता है। इस वजह से ये रिपीटेशंस होते हैं इन एग्ज़ाम्स में। बहुत सारे टाइम पर जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इस वजह से होते हैं, बस कंसेप्ट सेम रहता है, थोड़ा सा पूछने का तरीका उनका अलग होता है। तो चलिए अभी हम फर्स्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में जनरली क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं। एक है नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे तब आपको 2 बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। पहला कंसेप्ट ये है, अगर प्राइस और डिमांड, पहला कंसेप्ट ये है, प्राइस बढ़ता है और प्राइस कम होता है तो डिमांड वहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो उस टाइम पर ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 होता है। सेकंड कंसेप्ट ये है, अगर प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हो, नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स जब प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो, और जब प्राइस कम हो और डिमांड बढ़ जाता है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ये 2 कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएंगे। तब भी आप फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हो ना, तो ये दोनों कंसेप्ट्स आपको
ध्यान में रखना है। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इन कमोडिटीज़ की सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं और उन कमोडिटी का डिमांड इलास्टिक होता है, मीन्स इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 होती है इसमें। इन कमोडिटीज़ की सब्स्टिट्यूट ईडी इज़ लेस देन 1 होता है जब डिमांड इनइलास्टिक होती है। इन कमोडिटीज़ के सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होते हैं, उन कमोडिटी का डिमांड भी इलास्टिक होता है, जैसे ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। जिन कमोडिटीज़ के सब्स्टिट्यूट कम होते हैं उस टाइम पर डिमांड इनइलास्टिक हो जाता है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम जब कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है कोई कमोडिटी पर तो उस टाइम पर भी डिमांड इनइलास्टिक होता है। लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम जब कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है किसी कमोडिटी पर उस टाइम पर डिमांड इलास्टिक होता है। अब फोर्थ है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी which have large number of uses is generally elastic and less number of uses generally inelastic demand. Now fifth point है हमारा possibility to postpone the consumption। कैसा होता है कंजम्पशन ऑफ फूड मेडिसिन एक्सेट्रा, ये चीज़ों को पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसा डेली जो हमको खाने के लिए लगता है या फिर कोई एक सिक पर्सन है उसके लिए मेडिसिन लगते हैं तो हम इनको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर डिमांड इनइलास्टिक होता है, ईडी इज़ लेस देन 1 होता है। नाउ डिमांड विल इसमें क्या होता है डिमांड विल बी इलास्टिक। ये इलास्टिक कब होता है जब वो कमोडिटी को हम पोस्टपोन कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। जब हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसा आज हमें सेलफ़ोन ख़रीदना है तो हम उसको 1-2 दिन बाद भी ख़रीद सकते हैं, बट कोई बीमार के लिए गोली दवाई ख़रीदना है तो नेसेसिटी हो जाता है, वो तभी ख़रीदना पड़ता है। तो डिमांड उस टाइम पर इलास्टिक होता है जब हमारे नीड्स को हम फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं। एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड इनइलास्टिक होता है जब कब होता है जब उसका इनकम लेवल हाई होता है। 7th पॉइंट है हमारा कंज्यूमर हैबिट्स। इफ़ ए कंज्यूमर इज़ हैबिचुअल ऑफ ए कमोडिटी द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक। अगर वह हैबिचुअल है तो उस डिमांड का डिमांड इनइलास्टिक होता है या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हम देखते हैं। जब इनकम में चेंज होता है तो डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट में भी चेंज होता है, इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स होते हैं, जिसमें अभी हम देखते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी फॉर ए प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव। उस प्रोडक्ट के लिए वो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब रहती है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, साथ ही साथ डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ जाता है या फिर वाइस वर्सा होता है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जो है व्हेन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिक्रीज, जब कोई प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है और इनकम इंक्रीज होता है कंज्यूमर का या फिर वाइस वर्सा होता है, ये उस टाइम पे डिमांड नेगेटिव होता है। डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स का एग्जांपल है बाजरा, वनस्पति, घी, डालडा और एक्सेट्रा। और थर्ड उन्होंने पूछा है क्रॉस इलास्टिसिटी पे, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी पर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पहले हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी। कोई कमोडिटी में चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर क्वांटिटी। उसी टाइप के दूसरी कमोडिटी के प्राइस में भी चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है एज यूजुअली इंटर रिलेटेड गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ज़्यादा पाई जाती है। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे से सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को याद रख सकते हो। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, जैसे एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ना दूसरे का भी डिमांड को बढ़ा देना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसा टी का डिमांड बढ़ा तो कॉफ़ी का भी डिमांड बढ़ जाएगा। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे के डिमांड को कम कर देना, उसे कहते हैं नेगेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार का डिमांड बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि जब कार महंगी हो जाती है तो ख़रीदने वाले लोग भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल का डिमांड भी कम हो जाता है। डिमांड फंक्शन पे उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, इफ़ डिमांड इक्वेशन इज़ गिवन बाय D इज इक्वल टू 1000 - P एंड सप्लाई इक्वेशन इज़ गिवन बाय S इज इक्वल टू 100 + 4P, प्राइस विल बी। इन मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब भी इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, जब भी डिमांड और सप्लाई बैलेंस में होते हैं तो इक्वल हो जाते हैं। सो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है डिमांड इज इक्वल टू 1000 - P, सप्लाई इज इक्वल टू 100 + 4P। सो हमारा इक्वेशन आता 5P इज इक्वल टू 900, P इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 180। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन सजेस्ट द करेक्ट कोड। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिसाइडेड एट द लेवल वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड। एट दिस लेवल एक्सेस ऑफ डिमांड एंड एक्सेस ऑफ सप्लाई बोथ रिमेन ज़ीरो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। हमारा आंसर है ये, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक प्रोडक्ट की प्राइस कब इक्विलिब्रियम होती है, जब वो डिमांड फंक्शन ज़ीरो होता है। ये जनरली ये इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हमको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझ में आता है, डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशंस के साथ। सो व्हेन द मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होता है मार्केट, जब क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होता है क्वांटिटी डिमांड के साथ। तो यहाँ मैंने तीनों डायग्राम दे दिया है किन किन सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द आइटम्स गिवन लिस्ट 1 विद दोस लिस्ट 2 एंड सजेस्ट करेक्ट आंसर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है प्रोडक्शन फंक्शन पर। जनरली मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, पूरा का पूरा उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट पूरे के पूरा टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस वजह से बहुत डीपली स्टडी होना ज़रूरी होता है UGC नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। अभी देखिए उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी पूछा है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनपुट्स, प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं उस पर भी पूछा है उन्होंने क्वेश्चन। और कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप, जिसे आइसोकेंट कर्व, आइसोकेंट लाइन, कन्वेक्स टू ओरिजिन, मीन्स टोटल प्रोडक्शन फंक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो सारा ये क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी मैच द फॉलोइंग्स बनते हैं उस पर सारे टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट क्या होता है देखते हैं। इज़ द चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग मोर यूनिट ऑफ पर्टिकुलर इनपुट। जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पर इनपुट में हम सपोज़ एग्जांपल देती हूँ, हमने 10 लेबर्स लगाया है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है 100। अगर एक लेबर बढ़ाते हैं, हम लेबर का स्ट्रेंथ 1 बढ़ा देते 11 करते तो हमारा प्रोडक्शन होता है 109। मतलब 9 जो होता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है। मीन्स प्रोडक्शन का हम बढ़ा देते हैं, एक लेबर इनपुट करने से जो प्रोडक्शन बढ़ जाता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, जिससे हमें रिजल्ट आता है। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन में मीन्स आउटपुट जनरेटेड पर यूनिट ऑफ लेबर से जो आउटपुट मिलता है हमें उसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन में क्या आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, लैंड, लेबर एक्सेट्रा। इफ़ द कंबाइंड नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स, जैसे
एक कंबाइंड नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स एक वीक में 1300 हैंडल होते हैं। कंपनी के पास सपोज 10 एम्प्लॉयज़ है तो सभी सेम शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उनका एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है 130। नाउ इनपुट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन में? इनपुट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लेबर और कैपिटल सब्स्टिट्यूशन एक होता है, मटेरियल सब्स्टिट्यूशन सेकंड होता है। इस पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इस पर एग्जांपल्स के तौर पर वो क्वेश्चंस बनाते हैं और पूछते हैं एनटीयूजीसी नेट में। कैपिटल और एनर्जी सब्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड नो सब्स्टिट्यूशन। ये इतने टाइप्स है इनपुट सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन। जो आने वाले दिनों में जब मैं वीडियोस बनाऊंगी कंप्लीट चैप्टर्स पर, तब आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कितने टॉपिक्स है और क्या क्या उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं और किस तरह से एनटीयूजीसी नेट में पूछा जाता है। आइसोकोन कर्व इज़ आल्सो नोन एज आइसोप्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्शन कर्व भी इसे कहते हैं, या फिर प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। एंड आइसोकोन लाइन इसको प्राइस लाइन और या आउटले लाइन कहते हैं।